हाय एवरीवन, तो आज हम लोग पता लगाने वाले हैं कि यहाँ पे एम आर को V1 कहा गया है, वॉज वर्ग को V2 कहा गया है, बीन को V3, बींग को V4 और इज को V5 कहा गया है। इसी तरीके से हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5। इसी तरीके से डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये भी V1, V2, V3, V4, V5। मैं आपको सबसे पहले लिख के ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डू, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या बोलेंगे, डिड, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डन। क्या बोलेंगे, डन। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डूइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलना है भाई, तो यहाँ पे बोलना है डज। अब इससे पहले अगर क्या आप लोगों को पता था, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की जरूरत है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी लोगों को पता है, और जिन लोग मेरे व्यूअर्स नहीं है, जो नए इस फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को भी पता होगा कि वर्ब जो है वो अनगिनत होते हैं, लेकिन जो वर्ब होते हैं उसके जो 5 रूप होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझने की जरूरत है। मैं एक लाइन और यहाँ से लूंगा दोस्तों, जिससे आप लोग को थोड़ा सा और डीप में जानकारी मैं दे पाऊँ, ठीक है। यहाँ से एक लाइन और, बस एक लाइन। यहाँ पे हमने बोला हैव, ठीक है। यहाँ पे हमने बोल दिया हैड, इस वाले में भी हमने लिख दिया हैड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैविंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे क्या चीज, हैज। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ दोस्तों, जो इससे पहले शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और ये पता चल जाने के बाद आपके जो इंग्लिश की नॉलेज होगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए कि हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैजिक क्या होने वाला है, सो ध्यान से अगर समझिएगा तो आपको बातें समझ में आएगी। ऑक्सिलियरी वर्ब का मतलब क्या होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे एम आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, ठीक है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, ये सब क्या है, ये सब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम एक सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं। जब हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन की पहली बुक ली थी तो उसमें हम लोग को पहला सेंटेंस मिला था, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला सेंटेंस यही पढ़ने के लिए मिला था। और मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे ये जो एम है, यहाँ पे ये जो एम है, तो क्या ये आपको पता था कि ये जो एम है ये V1 है, ये वर्ब का पहला रूप है। सच्चाई से बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, क्या आपको पता था कि यहाँ पे ये जो एम लिखा हुआ है इसको हम लोग V1 बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बताइए कि भाई इसे आप V1 कहते हैं, या आप इसको अगर ग्रामेटिकल भाषा में लेके चलेंगे, या आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लर्नर हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप हो सकता है 2, 4, 5 सेंटेंस या 1-2 पैराग्राफ को आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है, बट आप कंफ्यूज तो रहिएगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपका बेस बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है। जैसे अब हम यहाँ पे एक और सेंटेंस आपको लिख के बताते हैं। जैसे आपने अब यहाँ पे बोला यू, अब यू के साथ में यहाँ पे आर आया, ठीक है। यू आर चलिए यू आर अ फार्मर, यू आर अ फार्मर, ठीक है। यू आर अ फार्मर, आप एक किसान है, ठीक है, आप एक किसान है। अब यहाँ पे ये जो आर है, क्या आपको पता था ये जो आर है ये एक V1 है। ये क्या है, ये V1 है। तो अब यहाँ पे मैं आपको 1-2 बात बताता हूँ दोस्तों। इसको यहाँ पे जितना भी ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। अब याद रखिए ऑक्सिलरी वर्ब के 2 रूप होते हैं। एक तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ में ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है मेन वर्ब भी बन जाता है, और यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है। और इसमें 1-2 बातें और आती है कि यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है कभी कभी मीनिंगफुल हो जाता है, और यही ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी मीनिंग लेस हो जाता है। तो कब ये मीनिंगफुल हो जाता है, कब ये मीनिंग लेस हो जाता है, इस बातों को भी जानेंगे। उसके साथ में क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, तो आपको एक लाइन अपने कॉपी पे आप सबसे पहले लिख लीजिए, आप सभी लोग नोट में, कि
ऊपर दिए गए, जैसे यहाँ पे ये जो एक बोर्ड पे जितने भी टेबल्स में दिए गए हैं, ठीक है, V1 V2 V3 V4 V5 के सेक्शन में जो भी हमने टेबल बनाया है, तो सबसे पहले यहाँ पे इज एम आर जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ग्रामेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब टू बी। क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए लिख देते हैं, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे जस्ट वेट, वर्ब टू बी। क्या बोलेंगे इसको, वर्ब टू बी, सो वर्ब टू बी, ठीक है, यहाँ पे सही बात है, ठीक, वर्ब टू बी बोलेंगे। और यहाँ पे जो हमारा डू है इसको बोलेंगे वर्ब टू डू। क्या बोलेंगे, वर्ब टू डू। अब यहाँ पे वर्ब टू हैव है, तो इसको भी हैव से शुरू है, तो इसको बोलेंगे वर्ब टू हैव, ठीक है, वर्ब टू हैव बोल देंगे। ठीक, हमने यहाँ पे इसी में लिख दिया, क्योंकि इधर उधर लिखेंगे तो फिर जगह चाहिए, और यहाँ पे कोई उतना हाई क्वालिटी जो है नहीं है, ताकि हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है ऊपर वाला, ये वर्ब टू बी है, ये वर्ब टू डू है, ये वर्ब टू हैव है। अब वर्ब टू बी के लिस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो वर्ब टू बी में जो है एम आर आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, बीन आ जाता है, बीइंग आ जाता है, और इज आ जाता है। वर्ब टू डू में क्या आता है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वर्ब टू हैव में क्या आता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए, नोट में आप लोग एक लाइन लिखिएगा कि ऊपर दिए गए जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये ऊपर दिए गए यानी कि बोर्ड पे दिए गए जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी हो जाते हैं। यानी कि ये जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब की यहाँ पे आप जो लिस्ट देख रहे हैं, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होते हैं। ये सबसे पहली बात हम लोगों ने जान ली, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, आज के बाद से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो एम और आर है, ये वर्ब का पहला रूप होता है, ये वर्ब का पहला रूप होता है। और V1 का मतलब सभी को पता है कि V1 मतलब प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जब आप जैसे ही वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस में यानी कि V1 में रहेंगे तो एम आर आपका रहेगा, ठीक है, यानी एम आर जो है वो प्लूरल होता है और प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ फार्मर, ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये V1 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये बातें आपको जाननी जरूरी है। हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते थे, जिससे हम लोग भी स्टार्टिंग किए थे, तो हम लोग को ये सेंटेंस तो मिल जाता था, बट ये नहीं पता था कि ये एम जो है ये V1 है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वर्ब है जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। अब ये मेन वर्ब कैसे इसको बोलते हैं, ये कैसे मीनिंगफुल है, ये हम लोग थोड़ा सा अभी जस्ट पहले इसको समझते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से ये समझिए कि हमने यहाँ पे बोला कि ठीक है, ये जो एम और आर क्या है, ये V1 है, वॉज और वर क्या है, ये V2 है। अब इंग्लिश की दुनिया में आप लोग के अंदर में, अगर आपके अंदर में सवाल शायद आए कि नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पास्ट में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर है, ठीक है, पास्ट में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर है, जिसको हम लोग वॉज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वॉज के साथ में आपका आई भी लगता है, और वॉज के साथ में आप थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को भी लगाते हैं, जैसे ही, सी, इट, और कोई भी नाम आप उसके साथ में लगा सकते हैं। पास्ट में सिर्फ यही एक ऐसा वर्ब है जो सिंगुलर है, नहीं तो बाकी जितने भी वर्ब्स है पास्ट में वो सभी क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, सबके साथ में वो लग जाते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि हमने बोला कि भाई एम आर का मतलब प्रेजेंट टेंस यानी कि V1 होता है, ठीक है, और वॉज वर्ब जो है वो V2 होता है, यानी कि V2 का मतलब सिंपल पास्ट होता है, यानी कि पास्ट टेंस में V2 का यूज होता है। तो वॉज वर्ब क्या है, ये आपका V2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीन क्या है, तो बीन जो है वो आपका परफेक्ट टेंस है, बीन क्या है, वो आपका परफेक्ट टेंस है, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है। अब यहाँ पे बीन में ही हमने आईएनजी, बी में आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया बीइंग, और ये हो गया आपका चौथा रूप यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो इज है इसको हम लोग V5 बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा दोस्तों, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, वह एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पे ये जो इज आया, ये कौन सा फॉर्म है, तो ये V5 का फॉर्म है। कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये बातें हम एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि भाई ये जो
आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग जो है ये आपका वर्ब टू बी का है, और जो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी होता है। तो जब मेन वर्ब के बारे में हम जानेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एम आर है ये V1 है, वॉज वर आपका V2 है, बीन आपका V3 है, बीइंग आपका V4 है, और इज आपका V5 है। वर्ब टू डू में सेम आएंगे, तो डू आपका V1 होता है, डिड आपका V2 होता है, डन आपका V3 है, डूइंग आपका V4 है, डज आपका V5 है, ठीक है। जैसे डू का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, डिड का मतलब सिंपल पास्ट टेंस हो गया, डन का मतलब परफेक्ट टेंस हो गया, डूइंग मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, डज मतलब आपका फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ये आपका डू प्लूरल हो गया, डज आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। हैव में जब आइएगा तो हैव में भी देखिएगा, हैव का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 होता है, ठीक है, यानी कि प्लूरल टेंस, प्लूरल वर्ब होता है। हैड की बात करेंगे तो ये सिंपल पास्ट में भी यूज होता है और परफेक्ट में भी यूज इसका किया जाता है, यानी कि ये दोनों पास्ट है, हैड और हैड, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, ये सिंगुलर के साथ में भी लगेंगे और प्लूरल के साथ में भी लगेंगे। और जब आप हैविंग की बात करेंगे तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी न्यूट्रल है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। बट यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, ये इज, डज और हैज ये तीनों क्या है, ये आपके V5 है, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। और ये आपके एम, आर, डू और हैव क्या है, ये प्लूरल है। और यहाँ पे देखिएगा V2, V3 और V4 ये आपके न्यूट्रल वर्ब है, ठीक है। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हमारा अगला जो सवाल था, ये सवाल था कि भाई ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका कब जो है मीनिंगफुल हो जाता है और कब ये मीनिंगलेस हो जाता है, तो इस बातों को भी समझना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। जब सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस एवी, एवी का मतलब हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस एवी प्लस एमवी, एवी प्लस एमवी प्लस अदर वर्ड। तो अगर इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस दोस्तों मिलता है तो याद रखिएगा कि जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो इस कंडीशन में इस ऑक्सिलरी वर्ब को आपको हेल्पिंग वर्ब बन जाना पड़ता है। क्या बन जाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब बन जाना पड़ता है। यानी कि याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है। डायरेक्ट कहीं पे भी मेन वर्ब नहीं आता है, ना ही हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। कैसे आता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये बात समझिए कि ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है कब मीनिंगलेस हो जाता है, और मीनिंगलेस होता है तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है और ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही कोई मेन वर्ब आ सकता है या नाउन कोई अदर वर्ड आ सकता है। तो यहाँ पे सेम हमने यही चीज को फॉलो किया है कि हमने सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक मेन वर्ब लिख दिया। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब जो है मजबूरी में क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मीनिंग लेस रहता है। फिर से ध्यान से इस बात को समझिए कि जब भी किसी सेंटेंस की आप शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब आता है, देन आफ्टर उसके बाद ही आप कोई मेन वर्ब लगा सकते हैं या आप कोई अदर वर्ड या नाउन आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट लगाया, फिर एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे मेन वर्ब लगा दिया। तो कंडीशन यानी कि ग्रामर क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ जाता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मीनिंगलेस रहता है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मीनिंगलेस रहता है। जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मीनिंगलेस रहता है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं आपको एक और स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और यहाँ पे फिर हमने एक प्लस का साइन दिया, और अब हम यहाँ पे आपका मेन वर्ब ना लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे नाउन, या हम यहाँ पे लिख देंगे अदर वर्ड, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया। हमने यहाँ पे मेन वर्ब के जगह पे नाउन या अदर वर्ड को लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब भी अब ग्रामर क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत जब सब्जेक्ट से होती है और उसके बाद एक क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या कोई नाउन, प्रोनाउन या कोई अदर वर्ड आता है, तो यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है।
फिर से ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा, हमने सब्जेक्ट लिख दिया ही, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ही लिखा और यहाँ पे बोला है कि उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको उसके बाद लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने एक ऑक्सिलरी वर्ब लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पे ही लिखे तो हम यहाँ पे ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। या ध्यान से सुनिए कि ये जो V1 होता है ये प्लूरल होता है और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। और नियम क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको V1 लगाना होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको V5 लगाना होगा। तो ही आपका सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके साथ में V5 वाला वर्ब लगाया है। ही इज हो गया। अब यहाँ पे हम एक मेन वर्ब लगाएंगे, तो हम चलिए यहाँ पे एक मेन वर्ब ले लेते हैं। जैसे आपने बोला ही इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ही इज रीडिंग लगा दिया कि वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये सब्जेक्ट है और ये आपका ए भी यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेन वर्ब लिख दिया, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में मेन वर्ब है किससे पहले, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस कैसे है इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले एक और सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे क्या बोला, फिर से हमने यहाँ पे ही लिख दिया, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले है तो हमने ही को ही लिया, और अब यहाँ पे इज है तो हमने इस इज को ही लिया, ठीक है, हमने कुछ और नहीं लिया। अब यहाँ पे नाउन पे हमने क्या बोला, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक नाउन लिख दिया, ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका नाउन है, ये आर्टिकल है। इसको अभी हम लोग ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे क्या है, नाउन है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन यानी कि अदर वर्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगा, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन या कोई अदर वर्ड आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है, वो बन जाता है मेन वर्ब। तो इज आपका कौन सा फॉर्म है, ये आपका 5वां फॉर्म है। तो हम यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हैं V5, और यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, तो अब इस पे कोई फॉर्म नहीं लिखाएगा। अब ये मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब क्या हो गया, इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बोला, अब हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, हमने यहाँ पे बोला ही और हमने बोला इज, तो देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है वह, और इज की हिंदी क्या होती है इज की हिंदी क्या होती है तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वह है, ठीक है, इसकी हिंदी निकल गई, ठीक है। ये क्या है, ये आपका V5 है, तो V5 की मीनिंग निकले क्यों, क्योंकि मेन वर्ब की मीनिंग होती है और हेल्पिंग वर्ब की कोई मीनिंग नहीं होती है। बट अब यहाँ पे आपने बोला कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा, तो आप सीधे क्या किसी सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि वह पढ़ रहा, वह पढ़ रहा नहीं। अब आपको सेंटेंस को हिंदी में पूरा बोलने के लिए किसी न किसी वर्ड की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक उसी प्रकार से आपको इसकी जरूरत पड़ी है, बट इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसको लेके आप आए हैं, ही इज रीडिंग, यानी कि वह पढ़ रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका मेन रोल आ गया ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट का बोध करवाने के लिए इस इज का यूज आपने किया है और ये इज जो है ये आपका एक मेन वर्ब है और इसकी मीनिंग जो है वो है होगी यहाँ पे। तब आपने बोला कि वह ही इज, वह है, क्या है, वह स्टूडेंट है, वह स्टूडेंट है। तो यहाँ पे यही हमको बात समझना है कि कब आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब हो जाता है, कब आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, और कब जो है आपका वही ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगलेस हो जाता है, कब आपका ऑक्सिलरी वर्ब मीनिंगफुल हो जाता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और हेल्पिंग वर्ब मीनिंगलेस रहता है। जब भी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन या अदर वर्ड आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपका मेन वर्ब बन जाता है और मेन वर्ब हमेशा मीनिंगफुल रहता है। ये बातें आई होप कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब जो हमारी अगली वीडियो रहेगी वो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में इसके एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, बी, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये टेबल को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डिटेल एक और वीडियो लेके आएंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाई इसके ऊपर एक आपको प्रॉपर जो है एग्जाम्पल के साथ में और रूल्स के साथ में स्ट्रक्चर के साथ में एक वीडियो लेके आइए, जिससे क्या है कि हम लोग को और प्रॉपर एक नॉलेज मिले, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए ये काम जरूर करूँगा।